आज हमारा जिस तरह का टास्क था, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी को हम लोगों को डिस्कस करना था। हालाँकि 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके थे, बट वो यूनिट टेस्ट ही दे रहे हैं अभी तक। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अभी तक किसी का भी स्टार्ट नहीं हुआ है और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में जाने से पहले-पहले कौन-कौन से डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी भी काम को अगर हम एक स्ट्रेटजी फुल मैनर में करते हैं, तो आई थिंक उसका आउटपुट बेटर ही आता है हमेशा। एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक प्लानिंग के तहत अगर हम लोग किसी काम को करें, तो डेफिनिटली हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने आज डिसाइड किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं, 10th से, कुछ स्टूडेंट्स के 20th से स्टार्ट होने जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स के 1 अप्रैल से भी होंगे। बट मैंने जैसा पहले भी कहा आपको, कई बार हमारी बात हुई है कि कोई किसी भी रूट से जाए, वो अपने डेस्टिनेशन पे डेफिनिटली पहुंच ही जाएगा। तो ये कोई सोचने की बात नहीं है कि मॉक टेस्ट किसी ने अर्ली स्टार्ट कर दिया तो वो अर्ली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है? ये तो एक एक सिंबॉलिक है कि मॉक टेस्ट आपको देना है ताकि आप मेन एग्जाम में जाने से पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब कम प्रैक्टिस करके ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम भी किया जा सकता है और ज्यादा प्रैक्टिस करके एक्यूरेसी को एक्वायर भी किया जा सकता है। दोनों तरीके होते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आगे आने वाले मॉक टेस्ट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सिस्टमेटिकली पूरा डिजाइंड है। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो A to Z एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस स्ट्रेटजी। कुछ भी आपको अलग से बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलो, 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, करीबन 10 मिनट जा चुके हैं, तो 50 मिनट्स में हमें सम अप करना है। सो व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट? है क्या ये मॉक टेस्ट? इतना ह्यू एंड क्राई है, सब जगह ये एक शोर मचा हुआ है कि नीट का एग्जाम आने से पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, कब स्टार्ट करो, किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करो, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या होता है मॉक टेस्ट? सभी लोग अवेयर हैं, सभी को मालूम है कि मेन नीट के एग्जाम में जाने से पहले रिहर्सल कर लें, ताकि वहां पे हमें वैसा ही लगे जैसा कि हम यहां देते हैं, वैसा ही वो टेस्ट हमें लगे। ठीक है? क्या है इस मॉक टेस्ट में? सेम सिमुलेटेड मैनर में जिस तरह का आपका नीट का एग्जाम आएगा 720 डिट्टो वही एग्जाम होगा, उतने ही क्वेश्चन होंगे, उसी तरह से ऑफलाइन मोड में आप अटेम्प्ट करेंगे और फाइनली आपको जब चेक करके आपको फाइनली आपका टेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग एनालिसिस करेंगे। हालांकि नीट के एग्जाम के बाद एनालिसिस करने का टाइम नहीं रहता है, बट अभी आपके पास फॉर्चुनेटली एनालिसिस करने का टाइम है। इसी को मॉक टेस्ट कहते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन व्हाट को करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, बट सर्टेनली वाई, क्यों देना है मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट देना मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो एस्पेक्ट है, रिवीजन थ्रू टेस्टिंग। क्या करना है? रिवीजन थ्रू टेस्टिंग। आपको रिवीजन करना है, बट साथ साथ में क्या करना है? अपने आप को टेस्ट कर लेना है कि मैं जो रिवीजन कर रहा हूं, क्या डिलीवर कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो रिवीजन थ्रू टेस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका हुआ। आप लोग रिवीजन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, अगर कोई टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आपको मालूम ही नहीं चल रहा है ना कि आपको करना क्या है, कितना आउटपुट आ रहा है और क्या रेक्टिफिकेशन करने हैं, ये सारा मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है? तो रिवीजन थ्रू टेस्टिंग हो रहा है एंड साथ में नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका तो मिल ही रहा है। एग्जाम से पहले नीट के एग्जाम में अगर सफिशिएंट टाइम मिल जाए तो देखो 10,000, 20,000, 50,000, आप 1 लाख तक क्वेश्चन कर लो, आपको किसने मना करा है? ये तो अनलिमिटेड है, कितना भी कर सकते हो। एक बार आपका सिलेबस एंड हुआ, उसके बाद क्या करना है? टेस्टिंग ही करनी है, क्वेश्चन ही करने हैं, नए नए तरह के क्वेश्चन ही ट्राई करने हैं। तो आपको मॉक टेस्ट में आपको नए क्वेश्चन ट्राई करने का मौका मिलेगा। तो मेरी नजर में 2 ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वाई हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक तो रिवीजन हो जाए थ्रू टेस्टिंग के और दूसरा नए तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि हाउ, कैसे अटेम्प्ट करेंगे मॉक टेस्ट को? ये तो कोई भी आंसर कर देगा। क्या मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहिए कि ऑफलाइन अटेम्प्ट करना चाहिए? बताओ। डेफिनेटली ऑफलाइन ही जाना चाहिए, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम अभी तक ऑनलाइन हुआ नहीं है ना, जेई का एग्जाम तो ऑनलाइन है। बट अगर जो जिस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, आपको भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली ऑफलाइन मोड में जाके ही अटेम्प्ट करना चाहिए। और ऑफलाइन मोड में भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके पेपर का लेवल क्या होना चाहिए? आपके पेपर का लेवल क्या होना चाहिए? अब आपने देखा कि लेवल तो कोई डेफिनेट है ही नहीं। मतलब पिछले 3 साल से 22 से लेके 22, 23 एंड 24 एक लेवल डिसाइड कर दिया था एनटीए ने। बहुत ही ज्यादा इजी लेवल था और डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। फिजिक्स में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे डायरेक्टली, और केमिस्ट्री और बायो में तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से आता था, आप लोगों को मालूम है। आता अभी भी एनसीईआरटी से। अभी भी जो आपकी डिफाइंड कोर्स कुरिकुलम है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस तरह के हैं, डिफिकल्टी लेवल इस तरह का है कि कहीं ना कहीं
हम लोग स्टक होते हैं। ये कहाँ से देखा हमने? 2025, नीट 2025, वहाँ एकदम से पैटर्न चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या 24 वाले पैटर्न पे प्रिपरेशन करें या 25 वाले पे करें? किसी को कुछ नहीं मालूम। अगर किसी को कुछ नहीं मालूम है, तो क्या हम लोग कोई गैस कर सकते हैं? पॉसिबल है गैस करना? गलत होगा। आई थिंक अगर मैं यहाँ कुछ प्रोनाउंस कर दूँ, तो वो डेफिनिटली गलत होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली एनटीए को डिसाइड करना है कि वो अपना क्वेश्चन पेपर कैसे फ्रेम करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? बेयर मिनिमम हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी तरह के पेपर को अटेम्प्ट कर लें। क्या किया जा सकता है? तो मेरी नज़र में एक बात है, क्वेश्चन पेपर का लेवल होना चाहिए विद वेरिंग डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल आपका वेरी करना चाहिए। हर बार जब क्वेश्चन पेपर आता है, तो कभी इजी, कभी टफ, कभी फिजिक्स इजी, कभी फिजिक्स टफ, कभी बायो टफ, कभी केमिस्ट्री टफ। मतलब आपको जितने मॉक टेस्ट हैं, सब में डिफरेंट वेरिंग लेवल के डिफिकल्टी लेवल आपको ट्राई करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि फिजिक्स वाला में जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, उसमें ऐसा चल भी रहा है। चल रहा है ना? पेपर के लेवल डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, है ना? वो किस लिए आ रहे हैं? इस बार ऐसा क्यों हुआ है? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों पूछते थे? सारे एडटेक प्लेटफॉर्म या सारे ऑफलाइन कोचिंग्स या जितने भी स्ट्रेटजिस्ट थे नीट के, वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों पूछते थे? क्योंकि पिछले 3 साल का ट्रेंड था। अब कोई ट्रेंड है नहीं, है ना? तो अब क्या करना पड़ेगा? ऐसी अननोन सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि कैसा भी पेपर आ सकता है, और मुझे अपने टेम्परामेंट को बैलेंस करके उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। टेम्परामेंट बैलेंसिंग सबसे बड़ा फैक्टर है इस बार। इस बार कंटेंट तो ठीक है, कंटेंट तो किसी को 90% आता होगा, किसी को 100% आता होगा, किसी को 80% आता होगा। कंटेंट बहुत बड़ा मैटर नहीं है। एनटीए ने यह समझ लिया है कि कंटेंट तो कोई भी लेबर करके याद कर सकता है। क्या अननोन सिचुएशन को डील करने के लिए आप लोग रेडी हो कि नहीं हो? तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, किसके थ्रू? वेरिंग डिफिकल्टी लेवल के पेपर बना के। ऐसा होना चाहिए। आपके पेपर सारे ऐसे ही होंगे, ठीक है? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या सिंगल सोर्स पे रिलाई करना चाहिए? बताओ। क्या एक ही इंस्टीट्यूट के पेपर अगर आप कर लो, जहां से आपने कंटेंट पढ़ा है, और वहीं से आप पेपर कर लो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे भी आ रहे होंगे, क्या आप डेफिनेटली कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या आप कह सकते हो कि वैसा ही पेपर आएगा जैसा आपके इंस्टीट्यूट ने बनाया है? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको पेपर किसका लेना चाहिए? पेपर भी अननोन सोर्स का लेना चाहिए। पेपर भी किसका लेना? अननोन सोर्स का। रीजन क्या है इसके पीछे? कि बनाने वाला ही अननोन है। एनटीए कौन है? आपका दोस्त है क्या? आपका रिलेटिव है? वो तो अननोन है। अननोन पेपर बनेगा। तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस भी वैसी करनी चाहिए जैसा एक्चुअल बैटल ग्राउंड में जाते टाइम होना है। तो इसलिए आपका पेपर डिफरेंट पब्लिशर्स का होना चाहिए। अलग अलग पब्लिशर्स को ट्राई करो। जिस भी पोर्टल के साथ पढ़ रहे हो, डेफिनेटली उसके पेपर तो ट्राई करो ही करो, है ना? क्योंकि उसके सिंक्रोनाइज उसी के मैनर में वो सारे क्वेश्चन आते हैं। बट डिफरेंट पब्लिशर्स के भी आपको ट्राई करना चाहिए। हमेशा से मैं कहता आ रहा हूं कि यहाँ पे जो मॉक टेस्ट आप दोगे, उसके बाद अगर आपने टेम्परामेंट बैलेंस कर लिया, जितने मार्क्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, 50 मार्क्स नीट के पेपर में ज्यादा लेके आओगे। 50 मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे। अगर कोई 700 ले रहा है तो 50 नहीं ला सकता, मेरी बात को मत पकड़ लेना। ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप जिस भी लेवल पे हो, नीट 2026 में 3 मई को जो होने जा रहा है, 50 मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे। और लॉजिकली बोल रहा हूं, इलॉजिकली नहीं है। आपका कंटेंट कहीं और से है, आपका मटेरियल कहीं और से पड़ा हुआ है, और आपका पेपर कहीं और से बन के आ रहा है। किससे? अननोन सोर्स। समझ गए बात को? ठीक है। तो पेपर का लेवल क्या होना चाहिए? डिफिकल्टी लेवल अलग अलग, ताकि आपका टेम्परामेंट एडजस्ट हो जाए। पिछली बार क्या हुआ था पता है? पिछली बार ये हुआ था कि 2 बच्चियां हमारी थी, जिनके 680 685 रेगुलर मॉक टेस्ट में आ रहे थे। मतलब मैं औरों की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, लेकिन हमारे खुद के 2 ऐसे स्टूडेंट जो 680 प्लस कर रहे थे। और कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? 70। कितने मॉक टेस्ट? 70। और वो दोनों ही थ्रू नहीं हो पाई। क्या रीजन रहा? जब हम लोगों ने इसकी फाइंडिंग करी, पता चला कि उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो चुकी थी। उनको ऐसा लगता था कि 680 के बिना तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, 700 लेके आने हमें तो। जैसे ही पेपर स्टार्ट किया, बायो में टाइम लग गया। बायो में टाइम लगते ही उनको लगा कि अच्छा इतना टाइम लग गया, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है फिजिक्स इजी होगा। एक बार फिजिक्स में गए, शुरू के 2 क्वेश्चन देखते ही ब्लैकआउट। एकदम से ऐसा लगा कि दुनिया खत्म होगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम सिंपल सिंपल लेवल के पेपर उनको देते जा रहे थे, और सिंपल लेवल के पेपर देते जा रहे थे, वैसा पेपर तो आया नहीं वहां पे एक्चुअली। तो उनको लगा कि शायद मेरे 700 नहीं आ सकते, तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, मैं तो बाहर हूं। जबकि उन दोनों का सिलेक्शन डेफिनेट था।
अगर स्ट्रेटजी ठीक होती, अगर मेंटल बैलेंस ठीक होता, अगर टेम्परामेंट बैलेंस्ड होता, कैसे होता? इजीली वो दोनों लड़कियां 340 330 बायो में इजीली ले आती, इतना मुझे विश्वास था। और केमिस्ट्री तो इजी था, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं था, तो केमिस्ट्री में 130 140 लाना बड़ा आसान था। हो गया सिलेक्शन का जुगाड़। तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में जाना तो बड़ा आसान था ना पिछली बार। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उनको ऐसा लगा कि शायद 700 नहीं आएंगे तो नहीं होगा, और वो एकदम से उनके सामने दुनिया घूम गई और उनका मोराल डाउन हो गया। मोराल डाउन होने से फिर क्या होता है? फिर आपकी लेटेंट मेमोरी में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी निकल के नहीं आते, है ना? तो ऐसी सिचुएशन हुई, दोनों के साथ हुई। तो 100% जो हमारे 2 रिजल्ट आने थे, वो 100% नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए। इस बार ऐसा नहीं करना है। इस बार हमें क्या करना है? अलग-अलग डिफिकल्टी लेवल के अननोन सोर्सेज से कैसा भी पेपर आ जाए, अटेम्प्ट करेंगे, पेपर की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपने आप का टेम्परामेंट मैनेज करेंगे। पेपर हमारा टेम्परामेंट कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस लेवल के साथ हम लोग काम करेंगे। कैसा भी पेपर आ जाए, आप अपना बेस्ट देंगे और आप अपना मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और एक बात को माइंड में रखना हमेशा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, वो दुनिया के किसी बच्चे को नहीं आता है। ये सोच के पेपर अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करते टाइम एक दिमाग में होता है ना, ये मेरे से नहीं हो रहा, बाकी बच्चे कर जाएंगे। ना, ना, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम अगर मैं नहीं कर सकता या कर सकती, दुनिया का कोई बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। इस तरह की ऑथोरिटेटिव मैनर में अगर आपने क्वेश्चन को किया, आपके वो मार्क्स आ जाएंगे डेफिनेटली, जिससे आप गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव कर लोगे। ठीक है? तो इस बार ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं। पेपर को टेम्परामेंट अपना बैलेंस रख के देना है, और आप जो कर रहे हो उससे बेस्ट कोई भी नहीं है दुनिया में, ये मानते हुए करना है। ठीक है? आगे चलते हैं। पेपर की टाइमिंग्स मालूम है आपको, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, पेपर किस टाइम देना चाहिए? ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको जैसा एडजस्ट करना चाहो वैसी हो जाती है। 20-90 का रूल है सीधा, कई बार हम डिस्कस कर चुके। 20 डेज एक सेम काम करो, 21वें दिन आपकी बॉडी वैसे अडेप्ट हो जाती है। नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है या पॉजिटिव में जाना है, वो डिसीजन आपका होता है। ठीक है? और 90 डेज तो अगर किसी सेम काम को कर लो तो उसके बाद तो लाइफस्टाइल ही बन जाती है वो, है ना? बनी है ना आप लोगों की, 1 साल से आप लोग काम कर रहे हो, तो आप लोगों को लगता नहीं है कि कभी कभी जब यहाँ नहीं आते तो कि आज कुछ मिसिंग है जिंदगी के अंदर? लगता है ना वो 10 से 6 कहाँ चला गया? और ये अब कम लगता है। जब नीट का एग्जाम हो जाएगा, एकदम फ्रीडम आ जाएगी ना, एकदम पूरी फ्रीडम, फिर आपको लगेगा काश वो वाले दिन एक बार वापस आए। थोड़े दिन लगेगा, फिर 20 दिन बाद नई साइकिल में अडॉप्ट हो जाओगे, है ना? तो इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना जरूरी है, 2 to 5, ये वाला टाइमिंग होना चाहिए। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है? वेयर, कहाँ देना चाहिए पेपर आपको? ये होना चाहिए हमेशा अवे फ्रॉम होम, घर से दूर ही होना चाहिए, ऑफलाइन मोड में होना चाहिए, 2 से 5 के बीच में होना चाहिए, वेरिंग डिफिकल्टी लेवल के पेपर होना चाहिए, डिफरेंट पब्लिशर्स के पेपर होना चाहिए, अननोन सोर्स से पेपर आने चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है? तो घर से बाहर भी कहां? शांत माहौल में। मतलब तुम यहां आ जाओ पेपर देने और निधि के पाँव की आवाज आ जाए, तुम ये बोल दो कि आज तो निधि ने डिस्टर्ब कर दिया इसलिए पेपर खराब हो गया। ऐसा करना है? मतलब मैं तो पेपर देने जा रहा हूं, रूम बंद कर दो, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई सुनना नहीं चाहिए, मेरे सामने से गुजरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आज पेपर देना है ना भाई। ऐसा होना चाहिए क्या? मैक्सिमम डिस्टर्बेंस में पेपर देने की आदत डाल लो, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस में। क्योंकि सेंटर कुछ बच्चों ने जिन्होंने नीट दिया है, ऐसी ऐसी जगह पे सेंटर आएंगे कि आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो बड़ी शांति की जगह पे बैठ के काम कर रहा था, ये मुझे कहां डाल दिया सर, आगे बीच में इधर से कोई बोल रहा है, इधर से कुछ हो रहा है, जबरदस्ती आ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, और रोड की आवाजें आ रही हैं, पास में से कोई प्रोसेशन गुजर रहा होगा, बैंड बाजे, डीजे, सारी आवाजें आएंगी। ठीक है? इसका मतलब मेरी नजर में आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अवे फ्रॉम होम एंड मैक्सिमम डिस्टर्बेंसेज में काम करने की आदत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप मैक्सिमम डिस्टर्बेंसेज में काम करने के हैबिचुअल हो चुके हो, तो आपको कैसा भी डिस्टर्बेंस आ जाए एग्जाम वाले दिन, आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। आपकी डेस्क है, आप उधर काम कर रहे हो, पीछे कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? अपने टारगेट पे फोकस है, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है? हम तो ये भी कहते हैं कि आपको 2-3 पेपर अलग-अलग जगह पे देने चाहिए। एक बार उठ के उधर जाके देख के आ जाओ। एक बार बीच में लॉबी में बैठ के देख के आ जाओ। है ना? ऐसे-ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। अपने पास 3 पोर्शन है ना, एक बार उस ऊपर वाले में चले जाओ, एक बार बीच में बैठ जाओ, जहाँ पानी लेने आते हैं ना सारे लोग, वहाँ पे बैठ के पेपर दे डालो। ठीक है? तो ये काम भी करे जा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि अपने आप को ज़्यादा टेस्ट करना चाहो कि मुझे डिस्टर्बेंसेस से फ़र्क पड़ता है क्या? तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है? देन कब देने चाहिए मॉक टेस्ट? व्हेन? कब देने चाहिए? एटलीस्ट मेरी नज़र में 90% सिलेबस तो कवर्ड होना चाहिए। 90% सिलेबस कवर्ड होने से पहले मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करना, मतलब एक तरफ तुम रिवीजन करोगे और दूसरी तरफ तुम्हें नया सिलेबस भी ऐड करना होगा, थोड़ा-सा टफ सिचुएशन हो जाएगी। करा जा सकता है, 80% पे भी स्टार्ट किया जा सकता है, बट मेरी नज़र में एटलीस्ट 90% जब हो जाए तो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है? और 100% हो जाए तब तो और बढ़िया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइडियल सिचुएशन तो 100% है।
बट 90% पे भी काम चलेगा, 80% पे भी काम चलेगा। आइडियल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जब ये हो जाता है उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए। रेगुलर जो आपकी टेस्ट सीरीज चलती है वो तो डिफरेंट है, मॉक टेस्ट डिफरेंट है। मॉक टेस्ट फिर ऑफलाइन मोड और वो सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से करके अभी तक हम लोगों ने 7 पॉइंट्स डिस्कस करे। आपको पता है कि यहाँ जितनी भी हमारी सेशंस होते हैं अलग अलग इश्यूज को लेके, वो सारे के सारे 11 पॉइंट्स के अराउंड ही क्यों घूमते हैं। हर सेशन में 11 पॉइंट्स ही होते हैं। आपकी मर्जी है, आप जैसे बनाना चाहो वैसे कंसाइज करके बना सकते हो, एक्सटेंड करके पॉइंट ज्यादा भी बना सकते हो। बट हमें तो इस 11 से थोड़ा अफेक्शन है ना, तो इसलिए 11 ही रखते हैं हर बार। यहाँ भी मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी में भी 11 है, ठीक है। 11 डॉक्स के 11 पॉइंट्स फॉर मॉक टेस्ट। तो 8 पॉइंट पे चलते हैं। हाउ मेनी मॉक टेस्ट। इनके अलावा अगर कोई सवाल रह जाए तो मेरे को बता देना, बट मुझे लगता नहीं है कि कोई रहेगा। तुम्हारे जितने वाई है ना, सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है मैंने। जितने माइंड में वाई चलते हैं वो सारे कवर्ड है। हाउ मेनी, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट की कोई कोई ऐसा डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि आपने इतने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो सिलेक्शन नहीं होगा। अभी अभी एग्जांपल दिया है ना, 70 मॉक टेस्ट देने वाली दो हमारी ब्रिलियंट स्टूडेंट, दोनों का सिलेक्शन लास्ट ईयर नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ज्यादा मॉक टेस्ट क्राइटेरिया नहीं है, बट मॉक टेस्ट में से निकाला क्या आपने, एनालिसिस प्रॉपर करा के नहीं करा। तो कितने मॉक टेस्ट होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं, नॉट फिक्स्ड, मतलब वेरी करेंगे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे। किसका सिलेबस कब 90% पे पहुंचता है और कब उसका सेटिस्फैक्टरी लेवल पहुंचता है कि मैं स्टार्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं, उसके बाद वो शुरू कर सकता है। बट मेरी नजर में एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, कि इतने तो देने ही देने पड़ेंगे, उसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। और ये बेयर मिनिमम क्राइटेरिया को भी अगर किसी ने अचीव कर लिया है ईमानदारी के साथ, एनालिसिस के साथ, डीप रिवीजन के साथ, तो भी सिलेक्शन हो जाएंगे। वो क्या क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 6 यूनिट टेस्ट, 3 यूनिट टेस्ट 11th के और 3 12th के, ठीक है। इतने तो देने ही पड़ेंगे, मतलब पहले यूनिट टेस्ट में ब्रेक करो, फिर 6 टेस्ट दे लो। वो क्या हो गया आपका, रिवीजन करके फर्स्ट, रिवीजन करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 आपने दे लिए। तो 6 के थ्रू आपने रिवीजन कर लिया और साथ में क्या कर लिया, टेस्टिंग कर ली। तो क्या हो गया, रिवीजन थ्रू टेस्टिंग। उसके बाद आप फिर देने जाओ कम से कम 2, ये तो 2 तो देने ही पड़ेंगे ना, एक 11th का फुल सिलेबस और एक 12th का फुल सिलेबस। और उसके बाद कम से कम 2 फुल सिलेबस टेस्ट, 2 तो देने पड़ेंगे ना, एक से तो पता नहीं चलेगा ना। 2 फुल सिलेबस अगर दे लेंगे तो एक में अगर कुछ कमी रहेगी तो दूसरे में मेकअप कर लेंगे, ठीक है। इतना मिनिमम काम हो जाना चाहिए। इसका एक और वर्जन भी है, अकेले 6 यूनिट टेस्ट भी दे सकते हो और अकेले 2 फुल 11 12 के भी दे सकते हो। मतलब ये लास्ट लेवल का कस्टमाइजेशन है, इसके आगे माइक्रो प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये माइक्रो बेयर मिनिमम प्लानिंग को करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, बट उसमें फिर पूरी ईमानदारी के साथ काम आना चाहिए, ठीक है। तो इतने टेस्ट तो आपके होने ही होने चाहिए। कितने, 6 यूनिट, 2, एक 11th का, एक 12th का, और 2 एटलीस्ट फुल सिलेबस टेस्ट, या फिर अगर यूनिट टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो 2 फुल टेस्ट 11th और 12th के और बाकी फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, यही तो सीखना है आज। अभी तक के जितने भी पॉइंट्स थे वो, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहे हुए हैं, तो उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है, देन कंक्लूजन होता है। तो बिना इंट्रोडक्शन के कोई भी सेशन कंप्लीट नहीं होता, बिना बॉडी के कंप्लीट नहीं होता, और विदाउट कंक्लूडिंग तो कोई सेशन का रेलिवेंस ही नहीं है। इसलिए वहां यही बातें सिखाई जाती हैं कि जो भी कहानी शुरू करो ना, तो कहानी के सर और पैर दोनों होने चाहिए, ठीक है। इसलिए इतने पॉइंट लिखने पड़े, वरना आज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अब मेन बात करेंगे हम लोग, ये सारी बातें आप लोग जानते थे, बट समय समय पे आपको जब जो टॉपिक रेलिवेंट होता है उसको रिकॉल करना पड़ता है। रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, है ना, जानते हैं आप लोग सब हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को, ताकि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो सब कुछ हमारी मेमोरी में रहे जो कहीं ना कहीं इवापोरेट होता जा रहा था समय के साथ, ठीक है। अब आते हैं मेन स्ट्रेटजी पे, हाउ टू अटेम्प्ट। देखो मैं हमेशा कहता हूं, मॉक टेस्ट को कभी भी एक राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना, करना ही नहीं है, भूल जाओ इस बात को, फेल हो जाओगे। पिछली बार भी उन दोनों स्टूडेंट्स ने एक ही गलती करी थी कि मेरे ये वाले वर्ड्स के ऊपर कभी गौर नहीं किया था उन्होंने। अगर वो 2 राउंड में अटेम्प्ट करती तो दोनों अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 3 राउंड होना चाहिए कायदे से तो, लेकिन अपनी हैबिट को एटलीस्ट 2 में तो आपको डेवलप कर ही लेना चाहिए। अगर वो 2 राउंड में अटेम्प्ट करती तो पता क्या होता, देखो पिछली बार का ये सीन था। मोस्ट इजी क्वेश्चन कितने थे पिछली बार के पेपर में, 122, उठा के देख लेना अभी लास्ट ईयर का पेपर, 122 क्वेश्चन आपको अपनी रेंज में मिलेंगे अभी भी। नीट का पेपर बहुत इजी आता है, इतना टफ नहीं आता है जितने मॉक टेस्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तुम्हें लगता होगा ऐसा। वो तो तुम्हारे अंदर खौफ घुस जाता है, वो अभी नीट का पेपर आज सीरियसली देने जा रहे हैं। नीट का पेपर इतना टफ नहीं होता है, 122 क्वेश्चन बहुत इजी थे। कितने मार्क्स बनते हैं, सारे ठीक हो जाते हैं तो 488, 488 मार्क्स फर्स्ट राउंड में आपके कंट्रोल में होते हैं,
अगर एक राउंड ईमानदारी से लेते और कैसा राउंड लेते, 100% जिस क्वेश्चन पे मुझे डाउट नहीं है वही अटेम्प्ट करूंगा फर्स्ट राउंड में, बाकी करेंगे नहीं। और 100% जिस पे डाउट नहीं है वो तो 30 सेकंड से ज्यादा लेगा ही नहीं। तो इसका मतलब दो बेनिफिट होंगे, मैक्सिमम स्कोर फर्स्ट राउंड में होगा, ठीक है। दूसरा, आपको मैक्सिमम स्कोर होने से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपको ये लगेगा कि इतना सारा तो मैंने कर लिया, बचा ही क्या। और थर्ड बेनिफिट ये होगा कि आपके पास बहुत सारा टाइम हाथ में बच जाएगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड को आप इतना स्पीड वाला राउंड बनाओ कि क्वेश्चन को देखते देखो, अभी आप कैसे कह सकते हो कि 100% ठीक होगा, ये कोई नहीं कह सकता ना। लेकिन इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद, इतने सारे रिवीजन करने के बाद आपको यही तो प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को देखते ही मैं बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन तो अभी करते ही टिक है, ओके। ये ऐसे नहीं आएगा, ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस कब करनी है, मॉक टेस्ट, ये प्रैक्टिस का ही तो है, ठीक है। तो अभी से आपको ये प्रैक्टिस डेवलप करनी है कि क्वेश्चन आया, देखते ही पता चल गया कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ओके, फटाक फटाक करते चले गए, जल्दी 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 जल्दी, मतलब इतना गट फीलिंग करी है कि बिल्कुल ओके जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाइम बहुत कम लगने वाला है। 122 क्वेश्चंस में बहुत कम टाइम लगने वाला था पिछली बार। इसमें तीनों पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सारे टफ थे, ऐसा थोड़ी है सारे टफ थे कि 5 क्वेश्चन भी इजी नहीं थे, ऐसा था क्या? ऐसे 10-15 तो इजी होंगे। तो आपको किस पे अटैक करना था फर्स्ट राउंड में, जो इजी है। किसका, बायो का इजी ना, बायो का भी इजी, केमिस्ट्री का भी इजी, फिजिक्स का भी इजी, तीनों के इजी इजी पोर्शन को पहले ले लो, जो तुम्हें देखते ही लगे कि मेरा हो गया, ठीक है। 122 वो क्वेश्चन जो 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने रिवीजन करे हुए थे, अगर हो पा रहे थे तो 488 मार्क्स तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गए। और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उनका टाइम बच गया था 1.5 घंटा, जिसने ईमानदारी से काम किया था, इस स्ट्रेटजी से काम किया था। अब 1.5 घंटे में कितने मार्क्स और लेने थे, 524 पे हुआ है ना, 525 24, तो कितने मार्क्स और बचे भाई देख लो, 36 मार्क्स। और टाइम कितना, 1.5 आवर। अब क्या इतना नहीं निकाल लेते, आराम से लॉजिक लगा लगा के भी धीरे धीरे करते तो इतना निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई कि 650 बिना तो होगा ही नहीं, माइंड में तो ये बैठा हुआ था कि 650 बिना होना ही नहीं है। हाफ हजार हो गए वहां पे, पागल हो गए, मतलब इधर भग रहे हैं, उधर भग रहे हैं, इधर भग रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी से काम नहीं ले रहा है, कोई टेम्परामेंट को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। और अल्टीमेटली वॉमिटिंग होने लगी, एक हमारी वो लड़की थी उसके, बाहर आ गई, कुछ नहीं होगा, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा। ये सारा हुआ स्ट्रेटजिक फेलियर, ठीक है। ये नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, 2 और 3 राउंड में इसको अटेम्प्ट करने की हैबिट डेवलप अभी से कर लेनी है। और अभी हैबिट डेवलप करने का गोल्डन चांस है, आपके पास मॉक टेस्ट है, इनके थ्रू आप लोग अपने आप को डेवलप कर लो। फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करोगे जिसपे आपको 100% ऐसा लगता हो, चलो 100 नहीं भी होंगे, आपने 122 कर दिए तो 2 गलत निकल जाएंगे, 4 गलत निकल जाएंगे। 100% का मतलब आपको तो लगता था कि 100% है, बट निकल गया गलत, कोई बात नहीं, बट वो परसेंटेज बहुत कम होगा, वो 2-4 का ही होगा, इतना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करो, बट करो कैसे, स्पीड के साथ, आराम आराम से नहीं। फर्स्ट राउंड चलेगा बहुत तेजी से, सेकंड राउंड चलेगा सोच सोच के, आराम आराम से। कहां से पेपर स्टार्ट करोगे, हमेशा बायो से स्टार्ट करोगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई वेंचर करने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री से शुरू कर लेते हैं, फिजिक्स से शुरू कर लेते हैं, फिर बायो में चले जाएंगे, किस लिए जाओगे, आपको जब यूनिवर्सल सारी चीजें बताई जा रही है। हमेशा बायो से स्टार्ट करो, एक लिमिटेड डिफाइंड उसका सिलेबस है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है, आप लोगों के फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बायो से स्टार्ट करो, फिर केमिस्ट्री में जाओ, फिर फिजिक्स में जाओ, बट बायो के जितने ईजी है वो फर्स्ट राउंड में कर दो। जैसे ही वो आपने पूरे करे, उसके इमीडिएटली बाद में ओएमआर भर दो। ये भी याद रखना कि कहीं आप तीनों सब्जेक्ट में चले जाओ फर्स्ट राउंड में और अभी तक ओएमआर नहीं फिलअप कर रहे हैं, ये भी गलती है। बायो आपने कंप्लीट करी, बेटर तो ये रहेगा कि बॉटनी आपने कंप्लीट की, फर्स्ट राउंड की बॉटनी, और उसके बाद में जितना भी आपने सिक्योर कर लिया है उतनी ओएमआर आप भर दो। फिर आपने जूलॉजी अटेम्प्ट करी, पूरी ओएमआर भर दो। फिर आपने केमिस्ट्री अटेम्प्ट की, पूरी ओएमआर भर दो। फिर आपने फिजिक्स अटेम्प्ट की, पूरी ओएमआर, ठीक है। हर सेगमेंट के साथ फर्स्ट राउंड में ओएमआर फिलअप करते हुए चले जाएंगे। अब आएंगे सेकंड राउंड में, और फर्स्ट राउंड में एक और काम करना है, कल जो बताया था कुछ बच्चों को कि फर्स्ट राउंड में आपको जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन के आगे राइट 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 करते चले जाना, ठीक है। और जो नहीं कर रहे हो फर्स्ट राउंड में, उस क्वेश्चन को सर्किल 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 करते चले जाना, समझ गए, ताकि एक आइडेंटिफिकेशन हो कि सेकंड राउंड में किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। सर्किल वालों को करोगे डेफिनेटली, तो अपनी मार्किंग बनाते हुए चले जाओ। ओएमआर किसकी भरोगे फर्स्ट राउंड के बाद, राइट वालों की। आपकी अगर आइडेंटिफिकेशन मार्किंग होगी तो आपको ओएमआर भरना भी आसान होगा और बाद में क्वेश्चन को सेलेक्ट करना भी आसान। तो जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करो, फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन फटाफट किए, सेगमेंट वाइज आपने ओएमआर फिल करी, और फिर उसके बाद में सेकंड राउंड में सर्कल वाले क्वेश्चंस पे आ गए और सर्कल वाले क्वेश्चंस को आपने आराम से अटेम्प्ट कर लिया। सेकंड राउंड को थोड़ा मीडियम स्पीड में चला सकते हैं, चाहे तो थर्ड राउंड में भी आ सकते हैं, 10 एक क्वेश्चन थर्ड राउंड के लिए बचा सकते हैं। 10 क्वेश्चन जो लास्ट में बचे थर्ड राउंड में, उनको अगर टाइम बचा लेते हो तो फिर आराम आराम से करके लॉजिक से उनमें से भी कुछ मार्क्स निकाले जा सकते हैं।
बट 2 राउंड कम से कम, है ना? 3 में देखो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं मतलब इतना ज़्यादा 3 का फ़ेवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस लेवल के लिए ना। बट 2 लेवल का तो आपको करना ही करना है। 2 लेवल अगर नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा? देखो बायो टफ आ गई। अब आपको ये बताया गया ना कि पहले बायो करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है, फिर फिजिक्स करनी है। अब देखो अगर बायो टफ आ गई, तो आपको एकदम से लगेगा चलो केमिस्ट्री में चलते हैं, और इमीडिएटली केमिस्ट्री भी टफ आ गई, तो आपके हाथ-पाँव फूल जाएँगे। एकदम से आपको टेंशन होगी, ठीक है? तो इसलिए आपको ये देखना है कि पहले बायो देखा, बायो में मुझे तो 90 में से मुझे तो 60 ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड में 60 आ गए। केमिस्ट्री में 45 है, उसमें से 20 ही आए, कोई बात नहीं 20 आए, खत्म करो, ठीक है? जैसे ही फिजिक्स में गए, पता चला कि यहाँ तो सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ रहा है, फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ रहा है ना? मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन, सॉरी फिजिक्स के क्वेश्चन आधा-आधा मिनट में हो रहे हैं, 1-1 मिनट में हो रहे हैं। ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर, ऐसा भी कर सकता है। फॉर्मूला लगाया और बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करी और आंसर आ गया। ठीक है? तो इसलिए आप क्या करोगे? 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करे, 70 क्वेश्चन बायो में कर दिए थे, इधर 45 पूरे ठीक हो गए फिजिक्स के अंदर। वरना आप फिजिक्स तक पहुँच ही नहीं रहे हो, है ना? उससे पहले ही आप कोलैप्स हो रहे हो। तो आपने एक ही नियम बना लिया ना कि मुझे तो वही करना है फर्स्ट राउंड में जो मेरी गट फीलिंग कहती है कि तुरंत हो रहा है। तो ये तीनों के लिए है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है? तीनों पोर्शन में एक बार वेंचर करके आना है, फिर से वापस आना है, लोकेट कर लेना है, कहाँ पे ईज़ी पोर्शन रखा हुआ है, कहाँ पे टफ पोर्शन रखा हुआ है। टफ वाले को सेकंड राउंड में करेंगे, ईज़ी वाले को फर्स्ट राउंड में करेंगे। ये लोकेट करके अपने माइंड का ओरिएंटेशन क्लियर कर लेना है। फिर आपको एकदम बैलेंस हो जाएगा आपका माइंड, आपको मालूम रहेगा कि मुझे पहले कौन-सी जगह जाकर के अटेम्प्ट करना है। इसलिए 2 राउंड मैंडेटरी है। एक बार निधि वो ओएमआर शीट वो पेपर चेक कर दिया? अच्छा। उधर एक खाली ओएमआर पड़ी होगी, मेरे उसमें ना वो वाली जो बनाई हुई है, शीट बनाई हुई है, जो ऊपर बनाई है। आपको ओएमआर शीट भी दिखा देता हूँ कि अभी से आपको प्रैक्टिस करने के लिए ओएमआर में कैसे-कैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड किस तरह से आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राउंड 1 में क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करोगे? बार-बार कह रहा हूँ कि जिन पे आपको 100% बिलीफ हो कि ये तो हो ही जाएगा, राउंड 1 में उतने ही करो। किसी के कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे, किसी के नहीं हो, देखो कुछ भी हो सकता है। आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उस पे डिपेंड करेगा। बट आपको राउंड 1 में वही क्वेश्चन लेने हैं जो आप इज़िली कर पा रहे हो। ठीक है? आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। नीट का एग्ज़ाम ये नहीं सिखाता आपको कि क्वेश्चन का सिलेक्शन आना चाहिए। क्वेश्चन का क्या आना चाहिए? एलिमिनेशन आना चाहिए। आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, है ना? सिलेक्शन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एलिमिनेट करना बड़ा टफ होता है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से काम करना है। देखो ये हमने ओएमआर शीट सबको दे देंगे। ओएमआर में हमने स्पेशली आप लोगों के लिए ऊपर लिखा है, राउंड 1 में आप टिक लगाओगे, क्वेश्चन पे राइट करोगे, राउंड 2 वाले को सर्किल करोगे और लास्ट में कैलकुलेट भी करोगे कि राउंड 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राउंड 2 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और राउंड 1 में फिर ये भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए। तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है उसके बाद कि मैंने राउंड 1 में करने कौन से थे, जिनको 100% ठीक माना था। अब ऐसा हो रहा है कि राउंड 1 में ही 50 राइट आ रहे हैं, 50 रॉन्ग आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको एलिमिनेशन अभी तक आया नहीं है। आपको क्या आना चाहिए? एलिमिनेट करना आना चाहिए कि टफर क्वेश्चन को बाद में, ईजियर को पहले। तो ईजियर कौन-सा? जो 100% ठीक हो पाए। तो राउंड 1 में आप उन्हीं को लोगे। तो ये रेशियो जो होगा राइट और रॉन्ग का, राउंड 1 का, ये आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए कंपेल करेगा। तो इसलिए हमेशा इस शीट में फिल अप करो। पेपर करने के बाद ये आपको फिल अप करना है, खुद को फिल अप करना है। निधि और हमारा काम जो चेक करने का है, वो हम मार्क्स तक रहेंगे। ठीक है? मार्क्स हम चेक करके दे देंगे। ये काम हम कर भी देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट किसको होगा? आप लोग जब करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रियलाइज़ किसको करना है? आप लोगों को करना है। आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करके निकालना है कि देखो मैंने राउंड 1 में इनको ठीक माना था, लेकिन मेरे को एलिमिनेट करना नहीं आया। बट मुझे नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी सीखना है। मॉक टेस्ट के साथ धीरे-धीरे सीखते चले जाओ, ठीक है? इस तरह का ये बना दिया। ये वाली बात समझ में आ गई ना? स्टार लगाया इस पे। 100% एक्यूरेसी जिसको आप मान के चलो, आपका राउंड 1 के क्वेश्चन में 1 गलत हो जाए, 2 गलत हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए। अब कोई स्टूडेंट आके ये कहेगा सर मेरे को तो राउंड 1 में आते ही 50 है। कोई बात नहीं, 50 आते हैं ना, 50 पे तो कॉन्फिडेंस है ना, अगली बार 55 पे होगा, फिर 90 पे होगा, फिर 100 पे होगा। ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग बनते-बनते आगे चलना है, ठीक है? बट एलिमिनेशन डेफिनिटली आना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट देने का तब तक कोई बेनिफिट नहीं, जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद घर चले गए, मैंने तो टेस्ट दे दिया, 70 टेस्ट दे दिए, 100 दे दिए, कोई बेनिफिट नहीं है। एनालिसिस आपको प्रॉपर्ली करना है। उस टेस्ट में आपने कौन-कौन सी मिस्टेक करी और वो मिस्टेक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? अब देखो कुछ बच्चे कैसे एनालिसिस करते हैं, गलत हो गए, लाओ सॉल्यूशन की दो, अभी देख लेते हैं, आंसर देखा, सॉल्यूशन देखा, अरे ये तो कर सकते थे, ऐसा लगता है ये तो हो जाता। आपने क्या करा? पैसिव एनालिसिस कर दिया। आपने क्या, कैसा एनालिसिस कर दिया? पैसिव, एक्टिव एनालिसिस नहीं करा। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करी ही नहीं। आपने ये तो अपने दिमाग को स्ट्रगल में तो डाला ही नहीं। आपने कहा रेडीमेड सॉल्यूशन मिल गए, वीडियो सॉल्यूशन समझाने वाला लेक्चरर मिल गया, देखा सॉल्यूशन, अरे ये हो तो सकता था।
ये कभी नहीं होगा आपसे, कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को स्ट्रगल में नहीं डालोगे, आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। ये नेचर ने बना के भेजा है, ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने कहा है जो जितना लग्जरी में रहेगा, उसकी आने वाली जनरेशंस वेनिश होती चली जाएँगी। जो जितना टफ रहेगा, वो रिसोर्सेज़ को एन्जॉय करेगा। समझ रहे हो बात को? और फिर उल्टा हो जाता है, ये विशियस साइकिल है। जैसे ही रिसोर्सेज़ को एन्जॉय करना स्टार्ट करते हैं, हम लग्जरी में चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन वापस डिप चली जाती है। तो ये अप एंड डिप का खेल चलता रहता है, हमेशा पूरे जीवन में। तो आपको क्या चूज़ करना है? बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून अपने बच्चों को एक जॉब क्यों कराते हैं सिंपल? ताकि उनको रियलिस्टिक दुनिया का आभास हो जाए, है ना? उनको पता लगे। अब कुछ बच्चे आए जैसे हमारे यहाँ कह देते हैं कि सर वॉशरूम गंदा है, सर ये गंदा है। आप सोच के देखो, आप जिस मेडिकल कॉलेज में जाएँगे, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पे कैसी भी सिचुएशंस मिल सकती हैं। आप कहीं भी, दुनिया में कहीं भी जाएँगे, मतलब खुदा न खास्ता मान लो अभी मिडल ईस्ट में इतनी टेंशन चल रही है, वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, एक मिसाइल आ गई कि पूरी बिल्डिंग उड़ गई, रोड पे आ गए 2 मिनट के अंदर। अब कौन सर्वाइव करेगा बताओ? जो गंदा-संदा कैसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है, वो सर्वाइव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो कोलैप्स हो जाएगा। तो समझो इस बात को, अपने आप को टफ सिचुएशन में डालना है। इतनी लंबी थ्योरी क्यों बताई है मैंने? सिर्फ एक बात को प्रूव करने के लिए कि आपका क्वेश्चन अगर कोई रॉन्ग हुआ है, आपके दिमाग को इस लड़ाई पे लगा दो, इतना लड़ने की ताकत हो, हुआ तो हुआ क्यों? गलत हुआ तो हुआ क्यों? इसको जाके देखते हैं अपने सोर्स में जो नोट्स बनाए थे, जो एनसीईआरटी थी, कहाँ से आया ये क्वेश्चन? उठाओ वो नोट्स, वहाँ जाके ढूँढो उसके चारों तरफ, वहाँ से ढूँढो, अच्छा ये पैराग्राफ तो मैंने पढ़ा था, इसी में से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता था। इतने लेवल की लॉजिकल रीजनिंग आपको लगानी पड़ेगी और अगर ऐसे भी हो सकता है तो वहीं मारो स्टार, उस पैराग्राफ के साइड में एक स्टार मार लो। अगली बार जब ये रिवीजन में आएगा, तो स्टार को पहले देखेंगे। सबसे पहले रिवाइज़ किसको करेंगे? स्टार वाले को करेंगे। ऐसे मिस्टेक्स को आप एलिमिनेट करते-करते करते चले जाते हो। ठीक है? और डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने वाली गलती कभी मत करना। देखो क्या मेथड होना चाहिए आपका एनालिसिस का? ब्रेनस्टॉर्म बिफोर गूगल। अब आजकल तो बच्चे क्या है, गूगल है ना, आजकल कुछ नहीं, एआई को पूछ लेते हैं फटाक से। एआई को पूछते ही ऐसा लगता है कि नीट में तो फोड़ देंगे, कुछ नहीं, एआई है ना मेरे साथ। आपको आदत किसकी पड़ रही है? एआई की। नीट में आपको एआई देगा क्या कोई? इधर कैलकुलेटर खोल लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, है ना? हो गई कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रगल में डाला ही नहीं, कैलकुलेशन खुद करो। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग उस क्वेश्चन की खुद करो। उसके बाद अगर फाइनली आपके सोर्स में भी नहीं मिला, आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं मिला, आपके नोट्स में भी नहीं मिला, आपके कहीं से वो क्वेश्चन नहीं आया हुआ जहां, या तो अगर आपके नोट से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, तो उसको क्या करना है? स्टार मार्क करना है। पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ लेना है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? रिवर्स इंजीनियरिंग। ये क्या हो गया? रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने रिवीजन किया किन पॉइंट्स का? जो आपके वीकेस्ट थे। कहां से फाइंड आउट किया? मॉक टेस्ट देने से पता चला कि यहां मिस्टेक होती है, ये वाला वीक है। उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्या कर लिया? उसको परफेक्ट बना लिया। ठीक है? एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो उसके बारे में कि ऐसा मैंने किया था, मेथड लगाया था, लेकिन अगर ऐसा करते तो ये ठीक हो सकता था क्या? ऐसा करते तो ठीक हो सकता था क्या? एक बार रफ में दोबारा ट्राई करके कोशिश कर लो। देखो जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, उतना लॉन्ग मेमोरी में चीज़ें रहेंगी। जितना ज़्यादा एआई करोगे, उतना आपकी मेमोरी में नहीं रहेंगी, एआई की मेमोरी में तो रहेंगी। एआई को तो आप और इनपुट दे रहे हो, एआई को आप और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। एआई क्या लेता है? आपके दिए हुए इनपुट लेकर के ही दूसरे लोगों को दिखाता है। उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपने आप को वीक बना रहे हो। ऐसा नहीं करना। फाइटिंग इंस्टिंक्ट है ना? पहले अपने को अपने नोट्स छाँटो, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, अपने नोट्स में देखो, अपनी एनसीईआरटी में देखो। सारे काम करने के बाद अगर फाइनली आप विन ओवर नहीं कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को, तब आप एआई की हेल्प ले सकते हो। वो तो है ही। लेकिन एक बार एआई की हेल्प लेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को ठीक करना है। दोबारा सेम कॉन्सेप्ट में एआई की हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। एक मिस्टेक को अगर बार-बार रिपीट करते हैं, तो ये नालायकी होगी हमारी, है ना? एक ही सवाल से अगर लॉजिक गेट में गलतियाँ हो रही हैं, कर डालो ना लॉजिक गेट के 100 सवाल। कर डालो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पीछे जाके, सारे ठीक कर दो। लेकिन एक बार, फिर उसके बाद दूसरी बार अगर आ गया, तो इस बार गलती नहीं होने देंगे, ठीक है? इस तरीके से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, एनालिसिस इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है पहले आपको? सर्च करना है और मार्क इन सोर्स। देखो पहले क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर अपने सोर्स में सर्चिंग और वहाँ पे मार्किंग, ठीक है? और सिर्फ सर्च करने से काम नहीं चलेगा, बिल्ड कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट मिस्टेक। आपको सर्च करने के बाद उस कॉन्सेप्ट में कहाँ कमी थी, उसको पूरा ठीक कर लो और उसके बाद आप समझो कि आपका एनालिसिस हो गया। ठीक है? ये सब करना है। आज आपका 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा-सा भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आए हैं एक्चुअली, ठीक है? और अब बात आती है मार्क्स वर्सेस आवर्स रिक्वायर्ड। अब आपको कैसे पता लगे कि पेपर में मुझे कितने घंटे एनालिसिस में लगाने चाहिए? कैसे जज करोगे कि कितने आवर्स लगाने हैं एनालिसिस में? एक सिंपल जनरलाइज़्ड मेथड मैंने बनाया है जो कि यूनिवर्सल नहीं है। बट एक जनरलाइजेशन अब तक का जितना एक्सपीरियंस हुआ है बच्चों के साथ काम करके, वो मेरा कंक्लूजन ये निकला है, अगर आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं,
तो आपके करीबन 4 घंटे जाएंगे एनालिसिस में पेपर में। 400 मार्क्स आ रहे हैं तो एनालिसिस में कितना, 4 आवर्स। ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, ये कोई बेंचमार्क नहीं है, बट एक एवरेज मीन वैल्यू निकल चुकी है ना। जितना हमारा विजडम है उससे हमें समझ में आया कि अगर आपके 400 मार्क्स आए तो 4 घंटे आपको देने ही देने पड़ेंगे। अगर आपके 500 मार्क्स आए तो आपको 3 आवर्स, 600 मार्क्स आए तो 2 आवर्स, और अगर 650 है तो आपका जाएगा ओनली 1 आवर। 650 का मतलब कितने क्वेश्चन गलत करें, 10 और 4 14, 14 क्वेश्चन गलत हुए ना। तो 14 क्वेश्चन में अब एनालिसिस करने में 1 घंटे ज्यादा क्या लगाओगे, लग जाएगा, चलो 1.5 भी लग जाएगा, 2 भी लग जाएगा, बहुत डीपर एनालिसिस करना है तो लगा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोवाइडेड कि आप डीपर कर रहे हो, है ना। बट एक एवरेज ये निकल के आता है, 400 मार्क्स 4 आवर्स जाएगा, 500 मार्क्स 3 आवर्स जाएगा, 600 मार्क्स आपका 2 आवर्स जाएगा, और 650 मतलब 1 आवर आपका एनालिसिस। तो आप कैलकुलेट कर लो अपने टाइमिंग को। अगर आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं तो 3 घंटे तो आपके चले गए पेपर के, और 4 घंटे चले गए एनालिसिस के। तो मतलब जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपको 7 आवर्स देने, पेपर के लिए ओनली कितने आवर्स देने, 7 आवर्स। इतना बेयर मिनिमम है, मतलब इतना जाएगा ही जाएगा। ये एक एवरेज कैलकुलेशन, ठीक है। अब फाइनली जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि गैस करना है कि नहीं करना है, तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है। सबसे ज्यादा बच्चे यही सवाल पूछते हैं गूगल पे, तो तुक्का कैसे लगाएं, गैस कैसे करें। तुक्का लगाना है बेटा, स्ट्रांगली कह रहा हूं, गैस करना है, गैस करना ही है। आप अगर क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा ना, दूसरे लोग गैस कर रहे होंगे, तो कैसे करोगे गैस। इसका तो तरीका एक ही है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। ये कैसा है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रॉन्ग होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ठीक होगा। इसमें लगाना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड। आपके 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 4 में से आपको एक का तो सर्टेन हो गया कि ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसा हो जाता है ना कई बार कि 3 में से कुछ भी होगा लेकिन ये तो पक्का नहीं होगा। इतना कर लेते हैं ना कई बार। वहां पे आप अटेम्प्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन करना चाहो तो कर दो, कोई खतरा भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि पक्का ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सर्टेनली आप करके आओ उसको, छोड़ो मत, बिल्कुल बिल्कुल मत छोड़ो। आएंगे तो कितने आएंगे, 4, जाएंगे तो 1, और आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 50%। 50% इजिकल टू 4 और 50% इजिकल टू 1, कौन सा लोगे, 4 वाला लेंगे, है ना। तो इसलिए गैस करना है, गैस करे बिना कभी नहीं रहना है, लेकिन गैस कब करना है, सेकंड राउंड में। गैस कब करना है, सेकंड राउंड में। और कैसे करना है, अप्लाई लॉजिक, तुक्का में भी लॉजिक, बिना लॉजिक के गैस नहीं करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आपके डायरेक्ट भी देखे हुए नहीं होंगे, लेकिन आप लॉजिक से सॉल्व कर देते हो, पता है आपको, होते हैं ना लॉजिक से सॉल्व। लॉजिक को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दो मॉक टेस्ट के अंदर। ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मतलब वो अभी नहीं कह सकते आप लोग, लेकिन जब आप करने लगोगे, धीरे 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 लॉजिक लगाने लगोगे, आपको 7 से 8 क्वेश्चन लॉजिक से पकड़ में आ जाते हैं नीट के अंदर। इतना सारा पढ़ा होता है ना आपने अराउंड, उस क्वेश्चन के अराउंड बहुत सारा पढ़ा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब जगह पढ़ा होता है। तो लॉजिक अप्लाई करते ही आपको पता लग जाता है कि ये 2 इलॉजिकल है, ये लॉजिकल है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट आपको नहीं पता होता कि ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, लेकिन आपका गट फीलिंग कह देती है कि ये वाला ऑप्शन लॉजिकली ठीक लग रहा है। तो आप लॉजिक से भी ठीक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी ठीक कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी स्ट्रांगली अगर 2 एलिमिनेट कर पाओ तो आपको करना ही करना है, 1 एलिमिनेट कर दो तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाएगा तो एक ही जाएगा, आएंगे तो 4 आएंगे। तो 1 एलिमिनेट कर पाओ तो भी थोड़ा सा साथ में लॉजिक अप्लाई करो और कर लो, 2 पे तो सर्टेनली करना ही करना है। ये आपका रहेगा लॉजिक, ठीक है। ये थी सारी नीट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, जिसमें आप लोगों ने व्हाट, व्हाई, हाउ, लेवल ऑफ पेपर, टाइमिंग्स, वेयर, व्हेन, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ टू अटेम्प्ट, टेस्ट एनालिसिस एंड गैस तक की सारी बातें सीख ली। अब बताओ इसके अलावा कुछ बचता है क्या स्ट्रेटजी के अंदर। तो स्ट्रेटजी तो बस एक बार सीखनी होती है, अप्लाई डेली करना होता है। जो अप्लाई कर जाएगा उस पर ये स्ट्रेटजी काम करेगी, जो अप्लाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं काम करेगी। ये तो सारी बातें हैं, ठीक है। बट ये होलिस्टिक स्ट्रेटजी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है तुम्हारे नीट के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। तो कल से हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग कल से पूरी तरह से इसको अप्लाई करके स्टार्ट करो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरे से दोबारा इंडिविजुअली आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट का टाइम है, आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, बस बाकी नहीं आज, बाकी तो इंडिविजुअली हम लोग मिलते रहेंगे। मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, 2 मिनट का समय है अपने पास। अनुज खतरा लग रहा है कोई, कोई खतरा नहीं है, ठीक है। बताओ बेटा, इससे ज्यादा क्या ही करोगे अब तुम, है ना। ये सब चीजें ही है इसमें, करना तो अब अपने को खुद ही पड़ता है, बार बार वही कहते हैं ना, करना तो सेल्फ स्टडी पड़ता है, करना तो स्टूडेंट को खुद ही पड़ता है।
लेकिन एक रास्ता होता है जो हम गाइड करते हैं, एक तरीके से चलते हैं। तो मॉक टेस्ट का सिर्फ़ एक इतना ही लेसन बनता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं बना सकता ना, कोई कुछ भी नहीं बता पाएगा आपको। 11 पॉइंट्स में मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने इस तरह से समराइज़ करा। मैंने भी दुनिया भर के यूट्यूब वीडियो देखे हैं, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म देखे हैं, इस तरह से समराइज़ करते हुए कोई नहीं लाया है। एक पोर्शन सिखाते हैं सिर्फ़ कौन-सा? हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट। एक ही पोर्शन पे डिटेल में बात होती है कि हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट। ये होलिस्टिक है, ठीक है? तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आराम से अपने टेम्परामेंट को बैलेंस करते हुए, आराम से टेस्ट दो और कैसी भी सिचुएशन हो, लास्ट तक फाइट करना, ठीक है? जो फाइट करेगा वो कुछ ना कुछ ले आएगा, जो क्विट करेगा उसको तो कुछ मिलना नहीं है, साफ-सी बात है। ठीक है बच्चों? सो थैंक यू सो मच।